हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। मैम, क्लबिंग क्या होता है ये? गाइस, क्लबिंग का मतलब होता है हम अपनी इनकम पे तो वैसे भी टैक्स देते हैं, हम जब अपने अपने नियर एंड डियर वंस की इनकम पे भी जब टैक्स देते हैं और उनकी इनकम हमारी इनकम में ऐड हो जाती है तो उसको बोलते हैं क्लब होना। और उस पर जब अपन टैक्स पे करते हैं तो बोलते हैं अपन क्लबिंग ऑफ इनकम जो रहेगी उसके ऊपर टैक्स पे करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, एडिंग ऑफ इनकम इसमें ऐड हो जाती है। तो देखो, जब भी सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इनकम कैसे होती है। देखो, सबसे पहले ना हो सकता है कि आपने कोई एसेट ट्रांसफ़र किया ही ना हो, या फिर आपने किया तो हो बट वो आप रिवोकेबल के अंदर किया होगा। मैम, ये रिवोकेबल कौन चीज़ है? तो गाइस, रिवोकेबल का मतलब ऐसी चीज़ जो तोड़ी जा सकती हो। इररिवोकेबल मतलब वो तोड़ नहीं सकते आप, रिवोकेबल मतलब तोड़ सकते हो। ठीक है, तो आप तोड़ने वाले मतलब ऐसे ऐसे कोई एग्रीमेंट किए होगे ट्रांसफ़र करने का जिसमें आपका जब मन किया तो आप ले लो जाकर। जैसे कि समझ लो कि आपको पेन की ज़रूरत थी तो आपने मेरे से पेन में बोला, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है 20 रुपीज़ में ही पेन दूंगी मैं करके, है ना। तो फिर मैंने रिवोकेबल ट्रस्ट बना के आपको दिया, मतलब उसमें मैं लिखी दी कि आज तो तू ले ले, जिस दिन मेरा मन होगा मैं वापस ले लूँगी देर से करके। ठीक है, तो वैसा वाला अगर कोई केस है तो उसको अपन कहते हैं रिवोकेबल। तो उसके अंदर अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उस केस में 100% जो ट्रांसफरर है, जैसे कि हमारे केस में मैं, तो हम मेरे हाथ में सारी इनकम क्लब हो जाएगी, मतलब ऐड हो जाएगी। मतलब इससे जो भी इनकम होगी सामने वाले को वो सारी इनकम मेरी हो जाएगी। फिर से एग्जांपल लो, मेरे पास एक लैंड पड़ा था, मैंने सोचा कि यार मेरे पास तो लैंड रखा हुआ है, कुछ काम नहीं आ रहा है, ऐसा करती हूँ मैं अपनी सिस्टर को दे देती हूँ, उसमें घर बना के यूज़ कर लेगी उसको। ठीक है, तो फिर मैं अपनी सिस्टर को दी रिवोकेबल ट्रस्ट के अंदर। रिवोकेबल मतलब ऐसी ऐसी एग्रीमेंट जो टूट सकती हो। ठीक है, मैंने उसको आज दे तो दिया बट मेरा कोई भरोसा नहीं, कल मेरा मन होगा तो मैं ले लूँगी जाके वापस। तो अगर जहाँ पर भरोसा नहीं है कि ये वापस ले लेगी आकर, कोई अश्योरेंस नहीं परमानेंसी का, तो उस केस में गाइस वो लैंड से जो भी इनकम होगी, समझ लो वो रेंट पे लगा दी वो घर को और उस वो रेंट इनकम कमा रही है, तो वो रेंट की सारी इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी। मैं उस रेंट की इनकम पे टैक्स पे करूँगी, चाहे वो रेंट मैं लूँ या ना लूँ, मैं यूज़ करूँ ना करूँ, लैंड मेरा है नहीं है, रिवोकेबल है ना, मतलब उसके ऊपर जो भी इनकम है वो मैं पे करूँगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है? देखो, एक्सेप्शन ये है कि ट्रस्ट बाय द वे ऑफ ट्रस्ट अदरवाइज विच इज़ इररिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी और ट्रांसफरी। मतलब मैम, मतलब ये कि समझ लो मैं बोल रही हूँ कि बहन तू लैंड रख तो ले, बट लैंड में तभी तेरे से वापस लूँगी जब तू इस दुनिया में नहीं रहेगी। मतलब अगर जो बेनिफिशियरी, मतलब जो बेनिफिट उठाने वाला है उससे, या फिर जो जिसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ वो, उसके पास ये असेट रहेगा तब तक जब तक वो इस दुनिया में है, तो उस केस में हम मान लेंगे कि चलो ठीक है ये ट्रांसफ़र हो रहा है और ये वैलिड ट्रांसफ़र है। और उस केस में टैक्स, मेरे हाथ में टैक्स नहीं लगेगा। समझ गए? अगर रिवोक कर सकते हो ना, अगर आप एग्रीमेंट को तोड़ सकते हो तो टैक्स मैं पे करूँगी, जो मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ मैं पे करूँगी। बट अगर वो एग्रीमेंट में तोड़ नहीं सकती, कब तक नहीं तोड़ सकती? लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी या बेनिफिशियरी, तो उस केस में टैक्स वो लोग पे करेंगे। ठीक है, इंटेंशन देखो, लॉ बनाने का इंटेंशन यही है कि हम यहाँ पे लॉ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि देखो, लोग ना जान पूछ के ना अपने एसेट्स को ना किसी को भी दे देते हैं एंड फिर वो बोलता है अरे तो हम ना, हमारा नहीं है, ये तो हमारे बेटे का है, हमारा नहीं। आप किसी भी माइनर के नाम पे ट्रांसफ़र दो, किसी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दो, उसको बोल दो कि नहीं हमारा नहीं है, ये तो उनका है। लोअर इनकम वालों के में कर देते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ को हटाने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि रिवोकेबल एंड इररिवोकेबल। अगर तुम तोड़ सकते हो मतलब तुम्हारा कंट्रोल है, मतलब टैक्स भी तुम पे करोगे। तुम नहीं तोड़ सकते मतलब कंट्रोल नहीं है, मतलब जो बेनिफिट उठा रहा है वो टैक्स पे करेगा। ठीक है, ट्रांसफर मेड बिफोर 1/4/1961। गाइस, ये वाला लॉ तभी आया था, दैट्स वाई ये वाला डेट दिया हुआ है यहाँ पे 1964 का, 61 का। ठीक है, तो अगर आप कोई भी ट्रांसफ़र कर रहे हो उस डेट से पहले, ठीक है, मतलब बहुत पुरानी बात है बट फिर भी से अगर आपने ये डेट से पहले ट्रांसफ़र किया है और आपने 6 ईयर तक, 7 साल तक, सॉरी 6 ईयर मतलब 6 साल तक, 6 ईयर तक अगर आपने अपने पास रख लिया है, मतलब कौन मैम?
मतलब जिसके नाम पे हमने ट्रांसफ़र किया है। हमारे एग्जांपल में मेरी सिस्टर, अगर मेरी सिस्टर 6 ईयर तक वो प्रॉपर्टी को रखी हुई है, तो उस केस में वो जो प्रॉपर्टी उसने रखा हुआ है वो उसी की हो जाएगी, अगर 6 साल तक वो रखी है तो। ठीक है, तो गाइस चलो डिस्कस करते हैं रिवोकेबल ट्रांसफ़र क्या होता है। अभी जैसे गाइस मैंने आपको बताया सेम वही होता है, इसमें अपन असेट्स को टेक बैक कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। ठीक है, उस केस में जो ट्रांसफरर रहेगा वही उसके ऊपर जितनी भी टैक्सेबल इनकम रहेगी वो बियर करेगा। ठीक है, बट इसका एक्सेप्शन है कि अगर लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी में अगर हम देते हैं तो फिर चलता है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर आप 1961 से पहले करते हो तो 6 ईयर के अंदर अंदर ही आपका वो ट्रस्ट रिवोकेबल से इररिवोकेबल हो जाता है। ठीक है, और ट्रांसफरर को उसका कोई भी बेनिफिट अगर नहीं मिल रहा है तो भी अपन मान लेंगे कि वो रिवोकेबल ट्रस्ट नहीं है, मतलब हाँ नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन है ना, इसलिए। आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ जनरल रूल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जनरल रूल क्या है कि अपन जब भी कंप्यूट करते हैं इनकम को, तो इनकम क्लब करते हैं। क्लब करने के लिए कैसे करते हैं, सबसे पहले अपन को कैलकुलेट करना पड़ता है कि हमने कितना ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, और फिर उसको अपन अपने नेट इनकम में ऐड कर लेते हैं। मैम नहीं समझ में आ रहा है, जैसे गाइस मेरी टैक्सेबल इनकम मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, तो इसमें मैं अपनी पूरी टोटल इनकम निकालूंगी लास्ट में। जो टोटल इनकम मेरी लास्ट में आएगी उसमें मैं ऐड कर दूँगी। क्या ऐड करूँगी, जो भी मैंने ट्रांसफ़र किया था, समझ लो मैंने लैंड ट्रांसफ़र किया था, उसमें से रेंटल इनकम आ रही, तो वो रेंटल इनकम को मैं अपने HP में ऐड करके दिखाऊंगी, तो उसको बोलते हैं अपन क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, और सारे डिडक्शन मेरे को मिलेंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा अगर मैं HP की इनकम उसकी क्लब करूँगी तो। ठीक है, और डिडक्शन के भी सारे बेनिफिट्स मुझे मिलेगा। हमेशा याद रखना, अगर रेंटल इनकम मैं उधर से ले रही हूँ तो मैं अपने HP में ही उसको ऐड करूँगी। ठीक है, हेड वाइज इसमें क्लबिंग होती है। जो भी चैप्टर 6A का डिडक्शन रहता है, ATC से ATU, ये सब मुझे मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एक माइनर चाइल्ड है, उसको बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसको डिडक्शन मिलेगा 80TTA में। ठीक है, FN कैन क्लेम, मतलब फादर या मदर दोनों में से कोई भी क्लेम कर सकता है वो इनकम को। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ फादर के हाथ पे क्लब होगी या मदर के हाथ पे क्लब होगी, किसी के भी हाथ में क्लब हो सकती है। ठीक है, बट याद रखना जिसके हाथ पे क्लब करोगे हमेशा उनके हाथ पे ही क्लब करना है। ठीक है, क्लबिंग ऑफ नेगेटिव इनकम, अगर कोई नेगेटिव इनकम होती है तो उसको भी क्लब करना है। ऐसे नहीं गाइस कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा है, अगर सामने वाले को कुछ लॉस हो रहा है तो वो आपका भी लॉस है। ठीक है, तो आपके में भी वो लॉस शो होगा, वो भी क्लब होगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़ क्लब होती है। आई होप गाइस आपको जनरल प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस, गाइस इसमें से क्वेश्चन बनता है, अच्छे से सुनना। रेमुनरेशन टू स्पाउस का क्या मतलब होता है, जब हमारी स्पाउस, या तो वो वुमेन हो सकती है या मैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। स्पाउस मतलब बस हमारा जीवन साथी, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है दोनों में से। ठीक है, तो अगर उसकी रेमुनरेशन है तो उसको अपन कैसे क्लबिंग के प्रोविजन में लेते हैं, ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जब SSC का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता है कहीं पर, जैसे कि आपका कोई फर्म है, उस फर्म में आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। मैम सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, ये वेरी गुड क्वेश्चन। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है 20% या उससे ज़्यादा अगर आप वहाँ का शेयर होल्डिंग करते हो तो उसको हम कहते हैं कि आप सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड हो वहाँ पर। और अगर सब्सटेंशियली आप इंटरेस्टेड हो और आपकी स्पाउस भी वहीं पे काम कर रही है, तो वहाँ पे आपकी इनकम और आपकी स्पाउस की इनकम को हम क्लब कर देंगे, अगर 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 आपकी स्पाउस को वो जॉब ऐसी फ्री में मिल गई हो, लाइक उसके पास कोई प्रॉपर क्वालिफिकेशन ना हो उस चीज़ के लिए। तो अब इसके पीछे का लॉजिक सुनो। लॉजिक ये गाइस कि ना देखो, बहुत सारे लोग ना, एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स थे, वो CEO थे वहाँ के एक अपने बिजनेस के। ठीक है, वो देखे कि यार इतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, मेरी वाइफ तो हाउस वाइफ है, चलो मैं ऐसा करता हूँ, उसको ना घर से ले आता हूँ और उसको CFO बना देता हूँ, अब CFO की सैलरी दूंगा। अब जो मिसेस एक्स है वो उतनी वेल एजुकेटेड नहीं है कि वो CFO की पोजीशन संभाल सके, बट उनको फिर भी से 5 लाख रुपए पर मंथ का या फिर 20 लाख रुपए पर मंथ का, कितने रुपए का भी पर मंथ का पैकेज जा रहा है, उस वजह से टैक्स की चोरी हो रही है यहाँ पर। तो इस सब चीज़ को रोकने के लिए मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई की इनकम को क्लब कर देंगे, और मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स की इनकम को क्लब कर देंगे, और मिसेस एक्स की इनकम जो रहेगी वो जुड़ जाएगी
मिस्टर वाई की इनकम में, मिस्टर एक्स की इनकम में, और मिस्टर एक्स जो रहेंगे वो ही टैक्स पे करेंगे दोनों की इनकम पे। ठीक है, अब सिचुएशन दूसरी ये है कि मिसेस एक्स जो है वो वेल क्वालिफाइड सीएम में है। ठीक है, अब वो सीएफओ की जॉब वहाँ पर डिजर्व करती है, अब वो वहाँ पर काम कर रही है अगर, तो उस केस में मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स की इनकम क्लब नहीं हो सकती, बिकॉज मिसेस एक्स इज ऑल्सो वेल एजुकेटेड एंड वो डिजर्व करती वो पोजीशन, और उनको फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही सैलरी दी जा रही है, तो उस केस में उनकी इनकम क्लब नहीं होगी। ठीक है गाइज, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो, जहाँ पर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड रहते हैं वहाँ पर हम क्लब करते हैं स्पाउस की इनकम को। अगर बोथ सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, मतलब मिसेस एक्स एंड मिस्टर वाई दोनों ही वहाँ पर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, या फिर वो और उनके रिलेटिव्स सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, तो उस केस में क्या होगा, जिसकी इनकम हायर रहेगी, समझ लो या ये 10,000 कमा रहा है, ये 15,000 कमा रही है, तो 15,000 के साथ 10,000 ऐड हो जाएगा। अब मिसेस एक्स जो रहेगी वही दोनों की तरफ से टैक्स पे करेगी। ठीक है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कुछ नहीं है, कोई दूसरे सोर्स से इनकम आ ही नहीं रही है, तो फिर क्लबिंग नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी कुछ एक्सेप्शन है कि अगर क्वालिफिकेशंस रहती है तो नहीं होता है, जैसे कि मैंने गाइस आपको एग्जांपल में समझाया था। ठीक है गाइस, हम इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे अपनी मैथ से, थोड़ा सा वेट कर लो बस। अभी हम लोग बहुत सारा केस डिस्कस करेंगे जिससे आपके दिमाग के सारे स्क्रू जो टाइट है ना वो सब लूज हो जाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना बस। अब अपन ट्रांसफ़र कर रहे असेट अपने स्पाउस को, मतलब जो एक्स थी ना, मिसेस एक्स थी ना, उसके पास बहुत सारा एसेट्स था, तो वो बोली यार मेरा पति इधर आ, तो देखो थोड़े से एसेट्स दे देती हूँ, तो वो अपने पति को कुछ एसेट्स दे दी, तो उसका क्या होता है, तो अगर वो इर्रेवोकेबल है, मतलब अगर वो अपने पति के नाम हमेशा के लिए कर देती है, फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब अपने हस्बैंड से कुछ पैसे नहीं ली, बस उसको बोली ये ज्वेलरी रख ले, मेरे को नहीं चाहिए अब करके, हमेशा के लिए रख ले, मेरे को चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए, तो फिर वो मिसेस एक्स के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, क्योंकि मिसेस एक्स अपनी ज्वेलरी भले हमेशा के लिए दे रही हो, बट उसके रिटर्न में उन्होंने पैसे नहीं लिए। अगर उन्होंने पैसे नहीं लिए रिटर्न में, तो फिर वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन माना जाएगा एंड मिसेस एक्स के हाथ में ही वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर आप पैसे दे के ज्वेलरी खरीद रहे हो, मतलब 50 लाख रुपीज़ की ज्वेलरी थी और 50 लाख रुपीज़ आपने पे कर दिया अपनी वाइफ को, तो उस केस में ये एडिक्वेट कंसिडरेशन माना जाएगा एंड देन फिर आपका कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, मिस्टर एक्स विल लायबल टू पे टैक्स देन। ठीक है, नॉर्मल लगेगा। फिर अगर लीव अपार्ट, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का डाइवोर्स हो गया, या फिर उन लोग सोच लिए कि वो साथ में नहीं रह सकते, तो अगर उन लोग साथ में नहीं रहने वाले हैं, अलग अलग रहने वाले हैं, तो उस केस में चलता है। अगर शादी हो जाती है तो उस केस में फिर चलता है। शादी हो जाती है नहीं, मतलब जैसे कि शादी नहीं हुई है, समझ लो लोग फियोंसे या मंगेतर एक दूसरे के, और उस समय लोग कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो गाइस उस समय जो आप मानेंगे, उस समय मतलब शादी से पहले का जो रिश्ता होता है वो एक स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करता है। टैक्स की नज़रों में आप मंगेतर उन लोगों का कुछ नहीं होता, उन लोग एकदम स्ट्रेंजर मानते दोनों को। ठीक है, तब क्लबिंग नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि आप अभी तक रिलेटिव नहीं बने हो, दैट्स व्हाई। पिन मनी का मतलब होता है गाइस, जैसे मम्माज होती है हमारे घर में, तो वो लोग क्या करती है, कुछ पैसा सेव करते रहती है, अपना थोड़ा पैसा सेव करती है, और सेव कर करके उसमें से कुछ भी सामान अपने पसंद का ले आती कभी खरीद कर। ठीक है, तो उसको कहते हैं अपन पिन मनी। तो आप उस पैसे से अगर आप खरीद रहे हो कुछ, तो वो आपका पैसा है, आप चाहो जो खरीद सकते हो, तो उस केस में हम क्लबिंग के प्रोविजंस बीच में नहीं लाते एंड यू कैन एंजॉय योर मनी। ओके, अब गाइस केस डिस्कस करते हैं, एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो मिस्टर ए थे, इन्होंने मिसेस ए को एक घर गिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब रेंट जो आ रहा है वो क्लब हो जाएगा मिस्टर ए के हाथ में, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट सिचुएशन, मिस्टर ए बोले छोड़ो, लैंडिंग में कैश दे देता हूँ चलो तुम्हें, मिसेस ए को कैश दे दिया। वो बोली चलो ठीक है यार, इतना कैश का मैं क्या करूँगी, मैं ना घर खरीद लेती हूँ। अब इन महारानी जी ने घर खरीद लिया। घर खरीदने के बाद इसमें से जो भी रेंट आएगा उसको क्लब कर देंगे मिस्टर ए के में। समझ रहे हो गाइस कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर कैश का घर खरीदोगे तो घर से जो रेंट आएगा वो ऐड कर देंगे इनके में।
ठीक है। मिस्टर ए ने क्या किया, एक घर गिफ्ट किया मिसेस ए को, ठीक है। मिसेस ए ने क्या क्या बेच दिया, वो घर को ही बेच दिया। उसमें से जो भी कैपिटल गेन है वो फिर से मिस्टर ए के हाथ में क्लब हो जाएगा, ठीक है। मिस्टर ए ने क्या किया, एक घर गिफ्ट किया जो कि 2 लाख रुपए का था, और वो बोला अच्छा भगवान सुनो ज़रा, ऐसा करो तुम मुझे पैसे दे दो 1.5 लाख रुपए। तो भगवान ने बोला चलो ठीक है, तो 1.5 लाख भगवान ने मिस्टर ए को दे दिया, ठीक है। तो उसके ऊपर रेंट ये मिसेस एक्स जो है वो अर्न कर रही 1000 रुपीज़। तो जब आप 1000 रुपीज़ अर्न कर रहे हो रेंट में, तो आपने वो घर 1.5 लाख में ख़रीदा है, जो कि था 2 लाख का। मतलब प्रपोर्शनेट दिया आपने पैसा, पूरा पैसा नहीं दिया, प्रपोर्शनेट पैसा दिया। तो प्रपोर्शनेट रेंट जो रहेगा वो इनके हाथ में क्लब हो जाएगा। मतलब 50,000 का जितना भी प्रपोर्शन है ना, उतने प्रपोर्शन का 1000 निकालेंगे। मतलब ये फॉर्मूला लगाना, कैसा फॉर्मूला लगाओगे, जितना इनकम आपने दिया है डिवाइडेड बाय जितना इनकम देना चाहिए था, इंटू कर दो रेंट से, तो आपका आ जाएगा प्रपोर्शनेट, उतना प्रपोर्शनेट इनके हाथ में क्लब हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये सारे क्वेश्चन हम लोग केस स्टडी टाइप पर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी इश्यूज ना आए, ठीक है। देखो मिस्टर ए थे, इन्होंने क्या किया, शेयर दिया 1 लाख रुपए का मिसेस ए को, ठीक है। मिसेस ए ने क्या किया, वो शेयर रखी थी अपने पास संभाल के, तो रखे रखे में उसमें डिविडेंड आ गया और उसमें बोनस शेयर भी उसको मिल गया। तो ये जो भी डिविडेंड आया है ये तो क्लब हो जाएगा मिस्टर ए के हाथ में। डिविडेंड इनकम होती है, इनकम जो भी हुई ना वो मिस्टर ए के हाथ में क्लब हो जाएगी। बट जो बोनस है वो क्लब नहीं होगा, बिकॉज मिसेस ए इसको संभाल के बहुत टाइम तक रखी थी, तो पड़े पड़े उसमें बोनस आ गया, तो वो जो बोनस है वो मिसेस ए का हो गया, वो मिस्टर ए का नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से आगे बढ़ते हैं। देखो मिस्टर ए जो थे ना, उन्होंने शेयर दिया 5 लाख का मिसेस ए को, ठीक है। मिसेस ए ने क्या किया, उसको सोल्ड कर दिया 6 लाख में, और उसके बदले खरीद लिया डिबेंचर्स। अब इंटरेस्ट की इनकम आई डिबेंचर्स में, तो इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 5 लाख तो वो वाला जो मिस्टर ए से अपन ने लिया था, और 1 लाख तो हमारे पास रखे रखे उसकी इनकम इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है। तो जो 1 लाख रुपए है उसको आप क्लब नहीं कर सकते, बिकॉज 5 लाख का ही सामान मिला था हमको, तो 6 लाख तो हमने बनाया है ना। तो जो 1 लाख की इनकम है वो हमारी है, ये जो 5 लाख की वो उनकी है, तो वो उनके हाथ में क्लब हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर ए जो थे वो क्या किए, ट्रांसफ़र किए अपनी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट को, और ट्रस्ट का जो बेनिफिशियरी था वो कौन था, उसकी वाइफ थी और सन की वाइफ थी। मतलब उनके सन की वाइफ मतलब बहू हमारी, डॉटर इन लॉ हमारी, एंड हमारी वाइफ वो ट्रस्ट की बेनिफिशियरी थी। और मिस्टर ए जो थे वो क्या किए, ट्रांसफ़र कर दिए अपना प्रॉपर्टी कुछ, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएंगी वो सारी मिस्टर एक्स के नाम पे क्लब हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी का हस्बैंड की प्रॉपर्टी वाइफ को मिलती है ऑन डेथ, मतलब मर जाने पे अगर मिल रहा है कोई भी प्रॉपर्टी, तो उस केस में कोई भी क्लबिंग नहीं होती, बिकॉज गाइस कैसे होगी सोचो ना आप, अब इनकी प्रॉपर्टी इनकी वाइफ को नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे दया खाते हुए कोई भी इनकम को क्लब नहीं करता है ऑन ओकेशन ऑफ डेथ, ठीक है, क्योंकि एक जेन्युइन केस है ये। यहाँ पे सुनो क्रॉस क्लबिंग कैसे होती है। एक बार क्या हुआ, आप थे, आपका नाम था मिस्टर ए, आपने क्या किया, अपने दोस्त मिस्टर बी के साथ बैठे थे, दारू पी रहे थे बैठे बैठे आराम से। तो मिस्टर ए बोला यार बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है आजकल, मैं बहुत परेशान हो गया हुई टैक्सेशन की वजह से। मिस्टर बी बोला हाँ यार बहुत सही बोल रहा है तू, बहुत बकवास कर दी इन लोग, दिन भर बस टैक्स वसूली करना है इनको। बोला यार घर रखा था, मैं चाह रहा था कि इसको ट्रांसफ़र करूँ, बट हाँ मैं अपनी बीवी को ट्रांसफ़र करूँगा तो भी टैक्स ले लेंगे इन लोग। तो बोला तो तू ऐसा करना मेरी बीवी को ट्रांसफ़र कर दे। तो क्या किए, मिस्टर ए ने मिसेस बी को ट्रांसफ़र कर दिया हाउस प्रॉपर्टी, एंड उसके बदले मिस्टर बी जो थे वो मिसेस ए को ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब अपनी एक दूसरे की वाइफ को अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी हाउस प्रॉपर्टी। तो उस केस में गाइस जो इनकम रहेगी वो क्लब हो जाएगी उनकी रिस्पेक्टिव हस्बैंड के हाथ में, क्योंकि डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि यहाँ पर टैक्स चोरी हो रही है और इन लोग प्लान बना रहे हैं,
ठीक है, इसलिए उनके रिस्पेक्टिव हस्बैंड के नाम पे सारी इनकम क्लब हो जाएगी। आई होप गाइस आपको समझ में आएगा अच्छे से। इसमें से क्वेश्चन भी आता है, ध्यान से पढ़ा करो थोड़ा। इसमें से भी आता है क्वेश्चन। मिस्टर ए जो थे ना, उन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए का एसेट दे दिया मिसेस ए को, ठीक है, अपनी वाइफ को दे दिया। उनकी वाइफ बोले यार मैं खाली बैठे बैठे बोर हो रही हूँ, ऐसा करती हूँ मैं अपना एक बिजनेस चालू कर देती हूँ 5 लाख रुपए लगाकर। तो वो बोले अरे हाँ ठीक है लगा दो। तो इन्होंने क्या किया, बिजनेस चालू किया 5 लाख से, और इस 5 लाख में उनके दिए हुए हस्बैंड से दिए गए 1 लाख रुपए इंक्लूडेड था, ठीक है। अब मतलब इंक्लूडेड इन द सेंस 5 लाख उन्होंने अपना लगाया और 1 लाख अपने हस्बैंड का, मतलब टोटल 6 लाख रुपए उन्होंने बिजनेस में लगाया, ठीक है। अब बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया 1000 का। तो जब आप 1000 का प्रॉफिट कमा रहे हो तो उसमें से 1 लाख रुपए तो मिस्टर ए का है ना, उन्होंने दिया था, उनका 1 लाख रुपए का बेनिफिट तो दे दो। तो 1 लाख जो पूरे उसमें से 1 लाख जो मिस्टर ए का था वो उनको वापस कर देंगे और उतनी इनकम मिस्टर ए के हाथ में क्लब हो जाएगी, मतलब ये जीने नहीं देने वाले किसी को भी, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ गाइस हमारे यहाँ पे केसेस सारे खत्म हो गए। अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो चलो गाइस अब देखते हैं कि अगर माइनर चाइल्ड रहेगा तो कैसे होगा। देखो माइनर चाइल्ड के केस में उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनके हाथों में इनकम जो रहेगी सारी वो क्लब होती है। कॉमन सेंस की बात है गाइस, आप एकदम टू से तो बेबी हो, आपको कैसे समझ में आएगा कि पैसों को कैसे रखना है। दैट्स आपके पेरेंट्स को अपन, जैसे कि जब बचपन में अपन को पैसे रिसीव होते थे तो अपन अपने पापा को मम्मा को घर में जाके दे देते थे पैसे, वैसे ही हम लोग इनकम टैक्स में भी सारे पैसे को अपने पेरेंट्स को दे देते हैं, तो वो सारी इनकम क्लब हो जाती है। बट कुछ ऐसे केसेस हैं जब क्लब नहीं होती है, जैसे कि गाइस आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बेबी हो, आप बचपन से ही बहुत अच्छी पेंटिंग, ड्राइंग, डांस, एक्टिंग कुछ भी करते हो और उस वजह से, वो स्किल होने की वजह से आप अर्न कर रहे हो बहुत सारे पैसे। तो गाइस आपके पैसे ये हम आपके पेरेंट्स के हाथों में क्लब नहीं करेंगे, आपका बैंक अकाउंट खुलवा कर उसमें डाल लेंगे, ठीक है। मजाक था लास्ट वाला, ठीक है। हो सकता है कि कोई बच्चा है वो अगर उसको डिजीज़ है कोई ATU की, तो उस केस में वो बच्चे को कोई भी इनकम रिसीव होती है या अर्न होती है तो वो अपन टैक्सेबल नहीं करते, उनके पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं करते, ठीक है। फिर कोई भी मैनुअल वर्क अगर किसी ने किया, मतलब चाइल्ड लेबर या फिर इस टाइप के जो लोग होते हैं वो लोग में से कोई काम कर रहा है बच्चा अगर, तो वो उसकी इनकम है, वो बेचारा अपने मेहनत से कमा रहा है, तो उस केस में भी क्लबिंग नहीं होगी। गाइस अगर क्लबिंग होती है ना तो कुछ अपन एग्जम्पशन देते हैं, तो मिनिमम लिमिट है हर बच्चे को समझ लो, एक मिस्टर एक्स उनके 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे के केस में हर बच्चे को 1500 रुपये के हिसाब से मिनिमम हम लोग एग्जम्प्ट करते हैं उसको। उसकी इनकम 1000 रहेगी तो 10,000 रहेगी तो 1500 जो रहेगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा उनकी, ठीक है। और फिर इनकम जो बाकी रहेगी वो क्लब कर देंगे। अगर समझ लो 1000 इनकम है तो 1000 का 1000 पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना एग्जम्प्ट होगा, मतलब कितना 1500 से ज़्यादा एग्जम्प्ट नहीं हो सकता, मैक्सिमम एग्जम्पशन है, नहीं है ये मैक्सिमम इतना पर चाइल्ड वो भी, ठीक है। अब अगर डाइवोर्स हो जाता है गाइस, 2 पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स होने के बाद जो बच्चे के साथ उसका पेरेंट रहता है, समझ लो कि अगर बेबी मम्मा के साथ है तो उसकी मम्मा के साथ उसकी इनकम क्लब होगी, अगर वो पापा के साथ है तो पापा के साथ उसकी इनकम क्लब हो जाएगी, ठीक है। चाइल्ड में कौन कौन आता है गाइस, स्टेप चाइल्ड अगर कोई है सौतेला बच्चा तो इनकम टैक्स की नज़रों में ऐसा कोई नहीं है, सब बच्चे अपने होते हैं। अगर आपने किसी को अडॉप्ट किया तो वो बच्चा भी आपका है। अडॉप्टेड बच्चा, स्टेप बच्चा आपका अपना बच्चा, सारे बच्चे बच्चे होते हैं और सारे बच्चों की इनकम पेरेंट्स में क्लब होती है। बट आपका पोता पोती है, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन है, आपके बच्चे के बच्चे, मतलब सेकेंड जनरेशन हो गया, तो उतना बड़ा जनरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस ग्रैंड चाइल्ड आपके बच्चा नहीं होता, वो आपका ग्रैंड चाइल्ड होता है, ठीक है। अब मैरिड डॉटर के केस में क्या होगा, अगर आपकी डॉटर है जिसकी मैरिज हो गई है तो अगर वो छोटे बचपन में उसकी शादी हो गई, मतलब जब वो 15 साल की थी तभी शादी कर दिए, तो उस केस में आप अपनी इनकम में उसकी इनकम को क्लब करोगे। बट अगर वो 18 साल के बाद शादी की, मतलब मेजर होने के बाद की है, तो फिर कोई क्लबिंग का प्रोविजन ट्रैक नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई पेरेंट है उसकी डेथ हो जाती है तो बच्चे को अगर इनकम अर्न होती है तो वो गार्जियन की में ऐड नहीं होती, बिकॉज अब पेरेंट्स नहीं रहे तो बच्चा अगर कुछ अर्न कर रहा है तो ठीक है वो उसकी इनकम हो गई। जेन्युइन केस में गाइस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी छोड़ देता है, ठीक है। अब देखो गाइस एक बार क्या हुआ कि 31 मार्च से ना चालू हुई इनकम, और फिर ना इनकम उसका बर्थडे था और 18 साल का वो बच्चा हो गया,
तो ये जो टाइम पीरियड है ना, यहाँ की सारी इनकम क्लब होगी। बट जिस दिन वो 18 का हुआ उसके बाद की जितनी भी इनकम है वो कोई सी भी क्लब नहीं होने वाली उसके पेरेंट्स के साथ, बिकॉज वो मेच्योर हो चुका है। और मेच्योरिटी के बाद वो इनकम उसकी हो गई है, कोई भी क्लबिंग के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं करेगी। ठीक है गाइस, आई होप आपको बच्चों से रिलेटेड सारी क्वेरीज पूरी फुलफिल कर पाई होगी मैं, और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाई होगी। तो चलो गाइस HUF का देख लेते कि HUF की प्रॉपर्टी रहेगी तो कैसे केसेस आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो देखो मिस्टर ए ने क्या किया, अपना असेट्स को HUF को ट्रांसफ़र कर दिया। तो गाइस आप क्या समझ रहे हो, HUF को ट्रांसफ़र कर दोगे तो वो सारी इनकम आपकी चली जाएगी? नो गाइस, वो भी क्लब हो जाती है। तो सारी इनकम यहाँ पे क्लब हो जाएगी मिस्टर ए के हाथ में, जो भी उन्होंने HUF को ट्रांसफ़र किया है। फिर मिस्टर ने क्या किया, असेट को ट्रांसफ़र किया HUF को, उसकी इनकम क्लब हो गई थी तो उन्होंने क्या किया, पार्टीशन करवा दिया अपने HUF का। जब उनकी HUF का पार्टीशन हुआ तो जितने भी मेंबर थे वो सारे मेंबर को उनका शेयर मिल गया। ठीक है, उनमें से मिस्टर ए एंड मिसेस ए 2 जन और भी थी, तो उन दोनों का शेयर अब क्लब होके मिलेगा। क्यों मैम? बिकॉज गाइस मिस्टर ए एंड मिसेस ए दोनों की इनकम को हम क्लब कर देंगे और उसके बाद ही मिस्टर ए की इनकम अपन कंप्यूट करेंगे, क्योंकि इन्होंने एसेट ट्रांसफ़र किया था, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट केस है गाइस, मिस्टर ए जो थे वो एसेट ट्रांसफ़र किए HUF को, उससे जो भी इनकम मिली उसको वो क्लब कर दिए। बट अब जैसी क्लब करने की बारी आई, मिस्टर ए गायब हो गए, उनकी खबर आ गई कि वो अब नहीं रहे, मतलब गायब हो गए हैं, यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। तो जो भी टैक्स है वो कौन पे करेगा? अब मिस्टर ए को हम खोज रहे, मिल ही नहीं रहे कहीं पर भी। तो हम क्या करेंगे, उनके बिहाफ में HUF से टैक्स ले लेंगे। HUF को बोलेंगे चलो HUF तुम टैक्स दो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास असेट्स है ना, इसलिए। तो जित हद तक समझ लो गाइस 10,000 रुपीज़ का असेट है, ठीक है, असेट का कॉस्ट है 10,000 रुपीज़, तो हम टैक्स 10,000 रुपीज़ तक का वसूल सकते हैं HUF से, उससे ज़्यादा नहीं वसूल सकते। ठीक है, फिर मिस्टर ए ने क्या किया, अपना असेट HUF को ट्रांसफ़र किया, है ना, और यहाँ से इनकम जब अर्न हुई ना तो उसका TDS कटा। तो जब TDS कटता है ना तो उसकी जो भी क्रेडिट होती है, TDS की क्रेडिट होती है, तो जो क्रेडिट होती है ना वो क्लब हो जाती है मिस्टर ए के हाथ में। ठीक है, फिर से सुनो, मिस्टर ए जो थे उन्होंने क्या किया, अपना असेट ट्रांसफ़र किया HUF को इनकम अर्न हुई तो इनकम में से TDS कटा, तो TDS की जो क्रेडिट होती है वो मिल जाएगी मिस्टर ए को। अब दूसरा केस सुनना, ये थोड़ा डिफरेंट है, याद रखना एग्जामिनेशन में आता है। मिस्टर ए के पास असेट था जो उन्होंने HUF को दिया, HUF की इनकम जो अर्न हुई ना तो उसमें अपन को एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, तो एडवांस टैक्स HUF ने पे किया। अब जो क्रेडिट होती है एडवांस टैक्स की वो मिस्टर ए को नहीं मिलने वाली है, TDS की मिलती है, एडवांस टैक्स की नहीं मिलती, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट जो भी रहेगी वो HUF की, अगर HUF की कोई इनकम नहीं हुई फर्दर तो फिर उसको रिफंड मिल जाएगा, बट उसकी क्रेडिट मिस्टर ए को तो नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो इसी के साथ गाइस हमारे ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप गाइस आप लोग वीडियो एंजॉय किए। अगर वीडियो गाइस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली गाइस, तो रेडी हो जाइए वो सब चीज़ के लिए। अभी इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस।